नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही जानी मानी कहानी पर बात करने वाले हैं, बोध। जी, बोध ये कहानी शायद बहुतों ने स्कूल में पढ़ी होगी, लेकिन इसकी गहराई कमाल की है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की परतों को जरा खोलने की कोशिश करेंगे। कहानी के केंद्र में है पंडित चंद्रधर, जी, अपर प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं। और उनकी तनख्वाह, जैसा कहानी बताती है, सिर्फ 15 रुपए महीना है। जाहिर है वो अपनी इस कम आय और कह सकते हैं स्थिति से खुश नहीं है। बिल्कुल, खासकर जब वो अपने आसपास देखते हैं अपने पड़ोसियों को। सही कहा। उनके पड़ोसी हैं ठाकुर अतिबल सिंह, जो थाने में हेड कांस्टेबल हैं, और मुंशी बैजनाथ, तहसील के क्लर्क। और इन दोनों का जो रहन सहन है, जो ठाट बाट है, वो पंडित जी से कहीं बेहतर है। और यहीं से मतलब कहानी का जो एक तनाव है वो शुरू होता है। अहम मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे पेशा और सम्मान का रिश्ता, पैसा ज्यादा जरूरी है या चरित्र, और कैसे हमारे कर्मों का फल, मतलब कई बार बिल्कुल अप्रत्याशित होता है। हाँ, ये कहानी ऊपर से देखने में सीधी लगती है, लेकिन असल में ये समाज के मूल्यों पर, वैल्यूज पर एक गहरा सवाल उठाती है कि भाई किसी इंसान की असली कीमत का पैमाना क्या है। क्या वो पद है, पैसा है, या फिर उसका चरित्र, उसका ज्ञान? प्रेमचंद यहां दिखाते हैं कि समाज अक्सर बाहरी चमक दमक को ज्यादा महत्व देता है। लेकिन असली कद्र शायद चरित्र और इंसानियत की ही होती है, जिसका एहसास खैर कभी कभी देर से होता है। बिल्कुल। और कहानी ये भी दिखाती है कि ये बाहरी सफलता और अंदरूनी मूल्य अक्सर एक जैसे नहीं होते, उनमें विरोधाभास होता है। तो चलिए इसी विरोधाभास से शुरू करते हैं। पंडित चंद्रधर पढ़े लिखे हैं, मेहनती हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन महीने के अंत में हाथ में क्या आता है? सिर्फ 15 रुपए। हाँ, गुजारा मुश्किल है, जाहिर है, और असंतोष तो होगा ही। और ये असंतोष, ये कुढ़न और बढ़ जाती है जब वो अपने पड़ोसियों ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी बैजनाथ को देखते हैं, जिनका वेतन कहानी के हिसाब से कोई पंडित जी से बहुत ज्यादा नहीं है, शायद बराबर ही होगा या थोड़ा बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन उनके ठाट बाट वो देखने लायक हैं। घरों में नौकर चाकर हैं, बैठने के लिए कुर्सी मेज हैं। जी। शाम को ठाकुर साहब कहानी बताती हैं, खमीरा पीते हैं। अब ये उस जमाने का कोई महंगा तंबाकू या शायद कोई पेय रहा होगा। और मुंशी जी, वो शराब कबाब के शौकीन हैं, शाम को हारमोनियम भी बजाते हैं, मतलब एक तरह से ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है? ज्ञान के मामले में वो पंडित जी के सामने कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। कहानी में जिक्र है कि उन्हें ये साधारण सी बात भी नहीं पता कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या सूर्य पृथ्वी का। मतलब सामान्य ज्ञान की काफी कमी है। लेकिन समाज में उनका रुतबा है, दबदबा है। हाँ, बनिए दुकान पर अदब से खड़े होकर सलाम करते हैं। बाजार में उनके लिए चीजों के दाम अलग हैं, सस्ती मिलती हैं। और लकड़ी, ईंधन जैसी जरूरत की चीजें तो मुफ्त में ही मिल जाती हैं। ये साफ इशारा है कि वो अपने पद का, अपनी पोजीशन का, कह सकते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं, जिसे आज हम शायद छोटा मोटा भ्रष्टाचार कहेंगे। बिल्कुल। और ये सब देखकर पंडित जी कुढ़ते हैं। प्रेमचंद लिखते हैं, पंडित जी उनके ठाट बाट देखकर कुढ़ते और अपने भाग्य कोसते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा ज्ञान सब बेकार है, समाज तो बस पद और पैसे को ही पूछता है। और ये सिर्फ ईर्ष्या की बात नहीं है, उन्हें इन पड़ोसियों की कृपा का बोझ भी सहना पड़ता है। हाँ, वो कैसे? जैसे कभी ठाकुर साहब के घर से थोड़ा दूध आ गया, या मुंशी जी के यहाँ से कोई साग तरकारी भेज दी गई। अच्छा। लेकिन इसके बदले में पंडित जी से उम्मीद की जाती है कि वो उनके बच्चों पर नजर रखें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं। और ये काम भी बड़े अधिकार से, एहसान जताते हुए करवाया जाता है। कहानी में एक पंक्ति है, ये बातें बड़ी अनुग्रहपूर्ण रीति से कही जाती थी, मानो पंडित जी उनके गुलाम हैं। ये पंडित जी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है ना? लेकिन वो बेचारे मजबूर हैं। वो छोटी मोटी मदद उन्हें चुप करा देती है। यहाँ प्रेमचंद समाज की एक कड़वी सच्चाई दिखा रहे हैं कि कैसे पद से मिली ताकत, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, अक्सर शिक्षा और ईमानदारी पर भारी पड़ती हुई दिखती है। समाज उस बाहरी रौब-दाब को फौरन पहचान लेता है, उसे महत्व देता है, जबकि ज्ञान और चरित्र का मूल्य वो शायद इतनी आसानी से नजर नहीं आता। बिल्कुल। ये एक तरह का लेन देन वाला सम्मान है, जो डर पर आधारित है या किसी फायदे की उम्मीद पर। असली सम्मान जो दिल से निकले, वो शायद किसी और चीज से कमाया जाता है। और यही बोध पंडित जी को आगे चलकर होने वाला है। हाँ, कहानी में मोड़ आता है एक यात्रा से। जी। ये तीनों पड़ोसी सपरिवार अयोध्या जाने का प्लान बनाते हैं। पंडित जी पहले तो जाना नहीं चाहते। क्यों? शायद खर्चे की वजह से या अपनी स्थिति के कारण संकोच हो।
लेकिन ठाकुर साहब और मुंशी जी उन्हें एक तरह से मजबूर करते हैं। अच्छा, वो क्यों? उनका सोचना है कि भाई मेले ठेले में भीड़ भाड़ होगी, एक फालतू आदमी साथ रहेगा तो काम आएगा, सामान वगैरह की देखभाल कर लेगा। मतलब पंडित जी को एक तरह से सहायक समझ कर ले जा रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। और खर्च की जिम्मेदारी वो लोग उठा रहे हैं, तो पंडित जी मना भी नहीं कर पाते। और ये यात्रा ही पंडित जी के लिए और उनके पड़ोसियों के लिए भी एक तरह से आंखें खोलने वाली साबित होती है। बिल्कुल। यहाँ क्या होता है कि उनके पड़ोसियों का वो सामाजिक कवच, उनके पद का जो रोब था अपने इलाके में, वो उतर जाता है। हाँ, बाहर निकलते ही वो उतर जाता है। ट्रेन का सफर है, बड़ा अस्त व्यस्त, स्टेशन पर भयानक भीड़, धक्का मुक्की। जी। इसी अफरा तफरी में मुंशी बैजनाथ तो बिछड़ी जाते हैं। पंडित जी और ठाकुर साहब किसी तरह बच्चों के साथ एक डिब्बे में घुस पाते हैं। डिब्बे में पहले से कुछ यात्री लेटे हुए हैं। अब ठाकुर साहब अपनी आदत के अनुसार रौब जमाने की कोशिश करते हैं। एक लेटे हुए यात्री से कहते हैं, अरे उठ बैठो जी, देखते नहीं हम लोग खड़े। लेकिन वो थाना तो है नहीं। वही यात्री पलटकर जवाब देता है, क्यों उठ बैठे जी, कुछ तुम्हारे बैठने का ठेका लिया है? हाँ, सीधी बात। बात बढ़ जाती है और तभी पता चलता है कि ये लेटा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि वही है जिस पर ठाकुर साहब ने कभी खुफिया फरोशी का, मतलब जासूसी या मुखबिरी का झूठा इल्जाम लगाकर 25 रुपए ऐंठे थे। अरे बाप रे, ये तो हिसाब बराबर होने का समय आ गया लगता है। और सुनिए, यही खत्म नहीं हुआ। एक और यात्री जो लेटा था वो भी ठाकुर साहब को पहचान लेता है। अच्छा। उसे ठाकुर साहब ने पिछले साल मेले में बेवजह पीटा था। वो भी उठकर धमकाने लगता है, कहता है आज उसकी दवा मिलेगी। तो मतलब ठाकुर साहब बुरी तरह घिर गए। बिल्कुल। अब ठाकुर साहब की सारी हैकड़ी हवा हो गई। लोग उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। कोई कह रहा है ये थाना नहीं है, जरा जुबान संभाल कर बातें कीजिए। थाने के बाहर उनकी वर्दी और पद का कोई असर नहीं। नतीजा ये हुआ कि अगले स्टेशन पर उन्हें बच्चों समेत डिब्बे से लगभग निकाल बाहर कर दिया गया। सामान फेंक दिया गया, उतरते वक्त धक्का मुक्की हुई, बड़ी बेइज्जती हुई। ये घटनाएं सीधे सीधे मतलब कर्मफल की ओर इशारा कर रही हैं। ठाकुर साहब ने अपने पद का जो दुरुपयोग किया था, उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा, वो भी सबके सामने, अपमानित होकर। जैसे ही वो पद का कवच हटा, उनके पुराने कर्मों का हिसाब सामने आ गया। उधर मुंशी बैजनाथ जो दूसरे डिब्बे में थे, उनकी हालत भी कुछ कम खराब नहीं थी। हाँ, उनके साथ क्या हुआ? उन्हें बेचारों को रात भर बैठने की भी जगह नहीं मिले। हाँ। और ऊपर से उन्होंने जेब में शराब की बोतल रखी हुई थी। अच्छा। और हर स्टेशन पे थोड़ा थोड़ा पीते जा रहे थे। अच्छा। अब इसका असर पेट पर तो होना ही था। हाँ, जाहिर है। कहानी बताती है कि उनकी पाचन क्रिया बिगड़ गई, उल्टियां होने लगी, पेट में तेज मरोड़ उठने लगे। लखनऊ आते आते हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें ट्रेन से उतरना पड़ा। तो वो भी मुसीबत में फंस गए? हाँ, वो बेचारे स्टेशन पर ही लेट गए। पत्नी बुरी तरह घबरा गई। ठाकुर साहब भी दोस्त की ये हालत देखकर उतर पड़े और हड़बड़ी में मुंशी जी का ट्रंक, जिसमें शायद पैसे और जरूरी सामान था, वो ट्रेन में ही रह गया। अरे, ये तो और बुरा हुआ। ठाकुर साहब तो समझ गए कि हजरत आज ज्यादा चढ़ा गए, मतलब ज्यादा पी ली है। तो देखिए कैसे दोनों पड़ोसियों का वो भारी रौब, वो ठाट बाट, यात्रा की मुश्किलों और उनके अपने कर्मों के सामने ढह गए। उनकी शक्ति, उनका प्रभाव बस उनके अपने इलाके तक ही था। बाहर निकलते ही वो आम इंसान की तरह कमजोर और असहाय हो गए, बल्कि अपने पिछले कर्मों की वजह से और भी ज्यादा मुसीबत में फंस गए। और मुंशी बैजनाथ की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। तेज बुखार, पेट में भयानक दर्द, ऐठन, लगातार उल्टियां और दस्त। ये तो गंभीर लक्षण है। हाँ, स्टेशन मास्टर को शक हुआ कि कहीं ये हैजा तो नहीं है। उस जमाने में हैजा बड़ी महामारी थी। तो उसने उन्हें स्टेशन परिसर से बाहर एक पेड़ के नीचे रखवा दिया। सोचिए कैसी दयनीय हालत हो गई होगी। बहुत बुरी। फिर क्या हुआ? तभी पता चला कि पास में ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक छोटा सा अस्पताल है और वहाँ जो डॉक्टर साहब हैं वो संयोग से बिल्हौर के ही रहने वाले हैं, जहाँ की ये सब लोग थे। अच्छा, ये तो अच्छी बात हुई। ठाकुर साहब फौरन डॉक्टर चोखेलाल के पास भागे। वैसे वो असल में कंपाउंडर थे, पर लोग उन्हें इज्जत से डॉक्टर साहब ही कहते थे। पहले तो डॉक्टर साहब ने रात में बाहर आने से ही मना कर दिया। फिर जब मुंशी जी को किसी तरह डोली में करके अस्पताल के बरामदे तक लाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें हैजे का मरीज समझकर अंदर आने से ही रोक दिया। ये तो। और तभी एक और पहचान हुई। मुंशी बैजनाथ जो दर्द से कराह रहे थे, उन्होंने डॉक्टर की आवाज पहचान ली। बोले, अरे ये तो चोखीलाल हैं, बिल्हौर वाले, तहसील में आते जाते रहते थे। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हैं? और डॉक्टर नहीं कह पाया?
डॉक्टर ने बड़े रूखेपन से जवाब दिया, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। मुंशी जी गिड़गिड़ाए, बोले, पहचान कर भी इतनी निठुरता? लेकिन डॉक्टर चोखेलाल पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीधे सीधे इलाज की फीस मांग ली, 10 रुपए। 10 रुपए? उस जमाने में ये तो बहुत बड़ी रकम रही होगी, खासकर तब जब उनका सारा सामान ट्रेन में छूट गया है। हाँ, ठाकुर साहब ने कहा भी कि भाई ये तो सरकारी अस्पताल है, यहाँ कैसी फीस? इस पर डॉक्टर चोखेलाल का जवाब सुनने लायक था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, वैसी ही जैसी इन मुंशी जी ने वसूल की थी जनाबे मन। ओहो, तो ये बदला था, हिसाब बराबर किया जा रहा था। बिल्कुल। डॉक्टर चोखेलाल ने बताया कि जब वो अपनी जमीन के लगान के सिलसिले में बिल्हौर तहसील जाते थे तो यही मुंशी बैजनाथ हर छोटे बड़े काम के लिए अपना हक यानी रिश्वत वसूला करते थे। बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता था। तो अब डॉक्टर साहब बोले, पहले मेरे 10 रुपए निकालिए, तब दवा दूंगा, वरना जाइए यहां से। ये तो कर्म का एक और सीधा हिसाब देखने को मिला। देखिए, डॉक्टर का व्यवहार शायद नैतिक रूप से सही ना लगे, लेकिन वो उसी व्यवस्था का आईना दिखा रहा था जिसका शिकार वो खुद मुंशी जी के हाथों हुआ था। इसे कहानी में नोच खसोट कहा गया है, मतलब जरूरतमंद को लूटना। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे भ्रष्टाचार और शोषण का एक चक्र बन जाता है। पैसे तो थे नहीं, क्योंकि ट्रंक तो ट्रेन में रह गया था। आखिर में मुंशी जी की पत्नी को अपना एक गहना, जो शायद 20 रुपए का था, वो बेचना पड़ा। तब जाकर डॉक्टर चोखेलाल ने इलाज शुरू किया। सोचिए, क्या विडंबना है। हाँ, ये अनुभव बहुत कड़वा रहा होगा। मुंशी बैजनाथ जो दूसरों से हक वसूलते थे, आज उन्हें अपना इलाज करवाने के लिए पत्नी का गहना बेचना पड़ा। ये दुनिया का एक चेहरा था, लेन देन और बदले पर आधारित। लेकिन कहानी का असली मर्म, असली बोध इसके बाद आने वाले अनुभव में छिपा है, जो इसके ठीक उलट है। बिल्कुल। आगे क्या होता है? किसी तरह मुंशी जी की हालत सुधरती है और ये लोग आखिरकार अयोध्या पहुंचते हैं। लेकिन वहां एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। क्या? मेले का समय था। अयोध्या यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। पन्नों के घरों में, धर्मशालाओं में कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी। ये तो होता है मेलों में। थक हार कर ये लोग सोच रहे थे कि चलो खुले मैदान में ही कहीं डेरा डालते हैं। और तभी मौसम भी खराब हो गया शायद। हाँ, प्रकृति भी जैसे परीक्षा ले रही थी। अचानक आसमान में बादल घिराए, तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और फिर जोरों की बारिश शुरू हो गई। अरे! बच्चे डर के मारे रोने लगे, औरतें घबरा गईं, सब तरफ अंधेरा, पानी और घबराहट। बड़ी मुश्किल स्थिति थी। इसी मुसीबत के बीच उन्हें दूर एक लालटेन की रोशनी दिखाई दी। एक आदमी लालटेन लिए उन्हीं की तरफ आ रहा था। कौन था वो? वो पास आया। लालटेन की रोशनी पंडित चंद्रधर के चेहरे पर पड़ी और उसने फौरन उन्हें पहचान लिया। और जानते क्या किया? वो झुककर पंडित जी के पैर छूने लगा। पैर छूने लगा? इस हालत में? हाँ। कौन था वो आदमी? हाँ, उसने कहा, मैं आपका पुराना शिष्य हूँ, मेरा नाम कृपाशंकर है। कृपाशंकर? पता चला कि उसके पिता बिल्हौर में डाक मुंशी थे और कृपाशंकर पंडित जी से ही पढ़ा था। पंडित जी को भी कुछ धुंधला धुंधला सा याद आया। ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित था। एकदम कहानी का रुख बदल गया। हाँ, कृपाशंकर अब अयोध्या में म्युनिसिपैलिटी में नौकर था। अपने पुराने गुरु को इस बुरी हालत में देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने फौरन मदद की पेशकश की। कहा, मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी कुछ सेवा करने का अवसर मिला। वाह, ये हुई ना बात। वो उन सब को अपने साथ ले गया। पास में ही उसका एक बड़ा सा मकान खाली पड़ा था। उसने सबको वहां ठहराया, कुलियों को बुलाकर सामान उठवाया, नौकर को दौड़ाकर चारपाइयां बिछवाईं। और खाने पीने का इंतजाम? हाँ, घर में ही सबके लिए गर्मा गर्म पूरियां बनवाईं। कहानी में लिखा है कि कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की तरह इधर उधर दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर सेवा का आनंद और विनय साफ झलक रही थी। उसकी नम्रता ने सबका दिल जीत लिया। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। जरा सोचिए, एक तरफ डॉक्टर चोखेलाल का वो व्यवहार था जो पिछले हिसाब किताब और लेन देन पर टिका था, और दूसरी तरफ कृपाशंकर का ये निस्वार्थ सेवा भाव, ये सच्चा सम्मान। और ये सम्मान पंडित जी के किसी पद या पैसे की वजह से नहीं था। ये तो एक गुरु के प्रति सम्मान था, उस शिक्षक के प्रति जिसने उसे पढ़ाया लिखाया था। कृपाशंकर उस ज्ञान और संस्कार का मूल्य समझता था जो उसे पंडित जी से मिला था। यही कहानी का केंद्रीय भाव उभर कर सामने आता है कि सच्चा सम्मान, सच्चा स्नेह
वो चरित्र से, ज्ञान से और दूसरों पर आपके सकारात्मक प्रभाव से कमाया जाता है। ये पद या पैसे से खरीदे गए या डर से हासिल किए गए सम्मान से कहीं ज्यादा मूल्यवान और टिकाऊ होता है। ठाकुर साहब और मुंशी जी का सम्मान उनके इलाके तक सीमित था और डर पर आधारित था। बिल्कुल पंडित जी का सम्मान वो दिल से था और उसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं थी। बिल्कुल। अयोध्या में वो रात पंडित चंद्रधर के लिए सचमुच बोध की रात थी। उन्हें नींद नहीं आई। सोचते रहे होंगे। हाँ, लेटे लेटे यात्रा की सारी घटनाएं उनके दिमाग में घूम रही थीं। ट्रेन में ठाकुर साहब का वो अपमान, अस्पताल में मुंशी जी की वो दुर्दशा और डॉक्टर की वो नोच खसोट, और फिर कृपाशंकर का वो व्यवहार। हाँ, और अंत में कृपाशंकर का वो निस्वार्थ सेवा भाव, वो आदर। उनके मन में जैसे विचारों का एक मंथन चल रहा था। वो तुलना कर रहे थे उस दिखावटी सम्मान की जिससे वो कभी ईर्ष्या करते थे, और उस सच्चे सम्मान की जो उन्हें आज यूं अचानक मिल गया था। और तभी उसी क्षण उन्हें अपने काम का, अपने शिक्षक होने का असली गौरव महसूस हुआ। कहानी की पंक्ति है, पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा, उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। उन्हें समझ आया कि भले तनख्वाह कम है, पैसा कम है, लेकिन मेरा काम कितना महान है। मैं चरित्र बनाता हूँ, ज्ञान देता हूँ, और इसका असर कितना गहरा और स्थायी हो सकता है। यही है कहानी का शीर्षक, बोध। ये पंडित जी का आत्म साक्षात्कार था, उनका एपिफनी मोमेंट। बिल्कुल। उन्हें ये ज्ञान हुआ कि असली दौलत, असली सफलता सिर्फ पैसों या ठाट-बाट में नहीं है, वो उस सम्मान और सद्भावना में है जो आप अपने काम और अपने चरित्र से कमाते हैं। ये एक ऐसी पूंजी है जो शायद भौतिक संपत्ति से कहीं ज्यादा कीमती है। हाँ। वो लोग 3 दिन अयोध्या में रहे। कृपाशंकर ने उनकी इतनी सेवा की, इतनी देखभाल की कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। जब वो वापस चलने लगे तो कृपाशंकर उन्हें स्टेशन तक पहुंचाने आया। विदा लेते समय उसकी आंखों में आंसू थे। उसने फिर पंडित जी के पैर छुए और कहा, कभी कभी इस सेवक को याद करते रहिएगा। ये विदाई भी कितनी भावनात्मक है। ये दिखाती है कि गुरु शिष्य का रिश्ता कितना पवित्र, कितना गहरा हो सकता है, और एक अच्छा शिक्षक किसी के जीवन पर कितना सकारात्मक, कितना स्थायी प्रभाव डाल सकता है। पंडित जी ने शायद कृपाशंकर को पढ़ाते समय सोचा भी नहीं होगा कि सालों बाद यही शिष्य उनकी इतने काम आएगा, उन्हें इतना सम्मान देगा। हाँ, यह अप्रत्याशित था। तो इस पूरी कहानी से और पंडित जी को जो बोध हुआ, उससे हम क्या सीख सकते हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रेमचंद हमें बाहरी सफलता और आंतरिक मूल्य के बीच का फर्क बहुत साफ तौर पर समझा रहे हैं। हाँ, एक सफलता वो है जो पद से, पैसे से या शायद थोड़े बहुत भ्रष्टाचार से आती है, जिसका असर क्षणिक होता है और जो अक्सर डर या स्वार्थ पे टिकी होती है। और दूसरी तरफ है वो मूल्य, वो इज्जत जो ईमानदारी से, ज्ञान से, सेवा से और अच्छे चरित्र से पैदा होती है, जिसका प्रभाव स्थायी होता है, और उसे मिलने वाला सम्मान वो सच्चा होता है, दिल से होता है। पंडित जी पहले बाहरी सफलता से प्रभावित थे, लेकिन यात्रा के अनुभवों ने उन्हें आंतरिक मूल्य का महत्व समझा दिया। और इसका असर देखिए उनके जीवन पर भी पड़ा। कहानी के आखिर में लिखा है कि जब पंडित जी घर लौटे तो उनके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। उन्हें अपने शिक्षक होने पर गर्व महसूस होने लगा था। उन्होंने अपने काम की महानता को समझ लिया था। ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है ना? बिल्कुल। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम आज के दौर में अपने जीवन में और अपने समाज में सफलताओं को कैसे मापते हैं। क्या आज भी बाहरी दिखावा, पद, पैसा, बस यही सब कुछ है? या हम चरित्र को, ज्ञान को और दूसरों पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को भी उतना ही महत्व देते हैं? एक सवाल ये भी मन में आता है कि कृपाशंकर जैसे लोग जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं और सच्चे दिल से सम्मान देते हैं, क्या आज भी हमें मिलते हैं? और अगर हाँ, तो वो कौन सी चीज है जो इस तरह का निस्वार्थ भाव पैदा करती है? शायद ये कहानी हमें अपने अंदर झांकने का और ये सोचने का एक मौका देती है कि हम खुद समाज में किस तरह का मूल्य जोड़ रहे हैं और हम किस तरह का सम्मान पाना चाहते हैं। पद और पैसे वाला वो क्षणिक सम्मान, या फिर चरित्र और कर्मों से कमाया गया वो स्थायी आदर।